कि सेट बी को देखते हैं। सेट ए का तो हो चुका था। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में सोना कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा रायगढ़ और जसपुर जिले में। ईब नदी और मैना नदी बस्तर में, सभी नदी जिले में। तो कुल मिला के 3 जिले में है, रायगढ़, जसपुर, बस्तर। रायगढ़ में, जसपुर में ईब और मैना नदी, बस्तर में सबरी नदी। भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से। भिलाई रूस। भिलाई रूस। जल प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। तो डायरिया है, कृमि है, पीलिया है। तो 3 बीमारियों का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 बीमारी पूछा है, 3 बीमारी के नाम लिखोगे। तो बेटा डायरिया, कृमि, पीलिया। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो ये सूत्र इसका जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अशोधित जन्म दर की गणना करने के सूत्र को लिखिए। तो इसमें है 1 वर्ष में जन्म कुल बच्चों की संख्या गुणित 100 और वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या। तो ये अशोधित जन्म दर का सूत्र है, याद रखिएगा। बुक में ये नहीं दिया हुआ है, आपको इसमें गाइड में मिल रहा है। जूमिंग कृषि किसे कहते हैं? तो स्थान बदल बदल कर ले जाने वाली कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 13 है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो स्त्रियों पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इसका सूत्र है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से मॉस्को तक जाता है। आप इसको एक मैप के रूप में बता सकते हैं। मैप के रूप में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस तरह से मैप बना दीजिए आप। आप यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, मतलब व्लादिवोस्टोक, ये व्लादिवोस्टोक है प्रशांत महासागर में, और वो मॉस्को तक जाती है, मॉस्को तक, है ना। और यह पूर्ण विद्युतीय दोहरे पथ का रेल मार्ग है। और उत्तरी एशियाई प्रदेश की यूरोपीय बाजार से जोड़ा जाता है। और एशिया साइबेरिया की कृषि उपज पर आदि का व्यापार इसी मार्ग से होता है। ओमस्क, टोमस, इक्वेटस, चीता प्रमुख व्यापारिक नगर इसी रेल मार्ग पर स्थित है। तो ये स्टेशन के नाम भी हैं, ओमस्क, टोमस, इक्वेटस, चीता। ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे ही। मिश्रित कृषि की 3 विशेषता लिखिए। मिश्रित कृषि के साथ साथ पशुपालन, अन्य सहायक उद्योग भी किए जाते हैं। मतलब कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं और बहुत सारे सहायक उद्योग भी स्थापित करते हैं। ये मिश्रित कृषि के अंदर, इसमें औद्योगिक क्षेत्रों के निकट ही की जाती है। ये जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहीं पर कृषि की जाती है। इसके आसपास तीव्र परिवहन साधन होना आवश्यक है, तभी तो आप माल को पहुंचा सकते हैं बाजार तक। वर्षा पर्याप्त हो, सिंचाई की भी सुविधा होना चाहिए यहाँ पर। इसमें फल फूल और चारे की खपत के लिए भी होना चाहिए। और नीचे देखिए उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रेखीय प्रतिरूप है ये, और कौन सा प्रतिरूप है? रेखीय प्रतिरूप। ये नदियाँ हैं, नदी है, नदी किनारे आवास बस गया है। और कहाँ मिलता है? विशेषता बता रहा है। तो ऐसी बस्तियाँ, ऐसे प्रतिरूप नदी, सड़क और सागरीय तट के किनारे मिलते हैं। इस प्रतिरूप की विशेषता ऐसे गांव पर मुख्य गलियां, सड़क, रेल की नदी के समानांतर होती है। भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि अधिक थी और क्यों? आप बता सकते हैं कि 51-81 में अधिक थी, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि तथा
पंचवर्षीय योजना जीवन स्तर में सुधार के कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई थी। एक शिक्षा भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी सुविधाएं बढ़ी हुई हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। अभी जनसंख्या जो वृद्धि है उस गति से नहीं बढ़ रही है ना, बढ़ तो रही है, मगर हम बताया कि 10 की वृद्धि दर जो है इसकी अपेक्षा कम है। महानगर क्या होता है? ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं? जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है वे महानगरों की श्रेणी में आते हैं। नगरों से जुड़ा हुआ आसपास का नगरीय स्वरूप। और दूसरा देख लेते हैं, नगरों से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक संस्पर्शी नगर, मतलब 2 नगर आपस में जुड़ जाते हैं। और देखते हैं कि नगर के आसपास भी आपको नगरीय स्वरूप दिखाई देगा। एक से अधिक नगरों से संस्पर्शी नगरों का निर्माण प्रसार होता है। तो ये देख सकते हैं कि 2 नगर है, मगर बीच वाला नगर भी डेवलप हो जाता है, गांव भी नगर बन जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है मानव भूगोल, भौतिक वातावरण और मानव जनित। आपको यहाँ पर मानव भूगोल की परिभाषा को भी लिख देना है और कुछ प्रकृति के बारे में बता देना है, क्योंकि आपको देखते हैं कि मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसमें भी शामिल है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध के अध्ययन है, बता दिया है परिभाषा। और भौतिक पर्यावरण के तत्व जैसे कि वो आकृतिक, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, विविध प्राणी जगत और वनस्पति जात, गृह, गांव, नगर, सड़कें, रेलों का जाल, खेत पतन आदि सब सुविधाएं को बताना है। तो ये क्या बता रहा है? पहला, मानव भूगोल की प्रकृति। हम देखते हैं कि मानव भूगोल मानव का अध्ययन करता है और मानव की सुख सुविधाओं को यहाँ पर आपको उसकी व्याख्या करना है। विषय क्षेत्र में देखते हैं कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं आप। मनुष्य की जो वेशभूषा है, भोजन है, गृह निर्माण है, आर्थिक जीवन में विविधता पाई जाती है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव के जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम करते हैं मानव विषय क्षेत्र में। और यहाँ पर दिया है बहुत सारे व्यवसाय हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं, इसको व्याख्या कर सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव केंद्र बिंदु है और मानव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविध तत्वों का अध्ययन इसी क्षेत्र में किया जाता है। आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। मानवीय क्रियाएं किस तरह सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करने में सहायक करती है? तो आपको यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं कि भूदृश्य कौन कौन से हैं। आपको यहाँ पर लिख सकते हैं आप भूमियाँ, फलोद्यान, विकास, पहाड़ियाँ, ये सब इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो ये कहलाता है प्रवास क्यों किया जाता है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। बेरोजगारी है, गांव से कृषि के अलावा अन्य रोजगार के साधन नहीं होते, तो ये उद्योग की ओर प्रवास करते हैं। जनसंख्या, अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या हो, संसाधन घटने लगते हैं तो प्रवास करते हैं। कृषकों की गरीबी, तो ये भी एक कारण है, उसको भी आप कर सकते हैं। शिक्षा भी एक कारण, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गाँव से शहर क्यों जाते हैं। विवाह भी है, लड़की का विवाह हुआ, ससुराल जाती है, तो वो भी है विवाह। सुरक्षा की कमी। अब ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा, बेरोजगारी। माइग्रेशन क्यों होता है, मतलब प्रवास क्यों होता है? तो बेरोजगारी, जनसंख्या, कृषकों की गरीबी, शिक्षा, विवाह, सुरक्षा की कमी। आप पॉइंट याद रखिए और डिटेल आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया है कि जलवायु विश्व जनसंख्या घनत्व को, वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, उदाहरण दिखाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भू आकृतियाँ और जलवायु आपको बताना है। भू आकृतियाँ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसको डायग्राम बना सकते हैं आप। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम है, पठारी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है इसकी अपेक्षा, और पठारी क्षेत्र से अधिक है मैदानी क्षेत्र। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या न्यून है, यहाँ पर मध्यम है, यहाँ पर अधिक है। और जलवायु को बता सकते हैं कि जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु होगा जनसंख्या अधिक होगा, ज़्यादा उष्ण और ज़्यादा शीत जलवायु में जनसंख्या कम पाया जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको।
कृषि के प्रकार को लिखते हुए डेयरी कृषि की 4 विशेषताओं को लिखिए। तो कृषि के जो प्रकार है, निर्वाह, रोपण, मिश्रित, डेयरी। निर्वाह कृषि ऐसी कृषि जिस पर जीवन यापन किया जाता है। रोपण कृषि में नर्सरी में हम क्या बोलते हैं, उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं। मिश्रित कृषि में आप मुख्य कृषि के साथ साथ और भी इसकी सहायक कृषियाँ हैं उसको करते हैं। डेयरी कृषि तो आप जान ही रहे हैं, दूध देने वाले पशुओं का पालन करना, चराना, दूध निकालने के बहुत श्रम करना पड़ता है और वर्ष भर पशुओं की देखभाल करना पड़ता है और ये खपत अधिक होता है औद्योगिक क्षेत्र में। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की 5 विशेषता बताइए। तो रोपण कृषि की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। तो यह कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की सहायता नहीं पड़ती। इसमें प्रबंधन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से कृषि को बढ़ावा मिलता है और एक फसली कृषि पद्धति एक ही फसल के उत्पादन केंद्रित होता है। 2-3 वर्षों तक एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। रोपण लगाने के लिए बगान तैयार किया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर किया जाता है। तो प्रकृति है, जलवायु है, तापमान है, वर्षा है। मतलब आप इसको आप लिख सकते हैं कि जो चावल का उत्पादन के लिए प्रकृति क्या चाहिए, उष्णकटिबंधीय। जलवायु उष्ण आर्द्र चाहिए। तापमान बोते समय 20, पकते समय 27 चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए भाई, चिकनी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए और मेड़ ऊंचे होने चाहिए। श्रम सस्ते होने चाहिए। उत्पादक राज्य हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। फिर गेहूँ का भी पूछ दिया। गेहूँ के भी जलवायु क्या है, समशीतोष्ण है। तापमान 10 से 15 सेंटीग्रेड होना चाहिए। बोते समय पकते समय 20 से 28। वर्षा 50 से 75। मिट्टी कैसी चाहिए, दोमट बलुई। श्रम कैसे चाहिए, आपको श्रम अधिक मात्रा में चाहिए। उत्पादक राज्य। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण किस क्षेत्र में और क्यों है। तो आप बताना है आपको। कपास का उत्पादन क्षेत्र मतलब गुजरात और महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए। आप इसको डायग्राम विश्व का नक्शा बना सकते हैं। आप विश्व का नक्शा बना के आप उसको उल्लेख कर सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग अधिक संकेंद्र है। उसकी वजह ये है कि कपास भी यहीं से मिल जाता है, कच्चा माल। समुद्र का जो नम जलवायु मिल जाएगा और सस्ता जल विद्युत मिलेगा और बाजार भी मिल रहा है और पूंजी की सुविधा भी है और रेल मार्ग की सुविधा भी है। सस्ते कुशल मजदूर श्रमिक भी हैं, रसायन उद्योग भी है। तो आप ये अधिक से अधिक बता सकते हो। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कारखाने अधिक हैं। भारत में खनिज संरक्षण के किन 5 उपाय वो बताइए। तो खनिज समाप्त होने वाले होते हैं यदि इनका तीव्र गति से दोहन करते हैं तो कुछ समय पश्चात हमारे पास खनिज नहीं होंगे। प्रौद्योगिकी का विकास आएगा और खनिजों का विकल्प खोजना, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, खनिजों के उप उत्पादों की प्राप्ति, खनिजों के असमान वितरण को रोकना। तो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। भारत के प्रमुख 5 संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। भारत के 5 प्रमुख संचार के साधन निम्नलिखित हैं। मोबाइल, रेडियो, डाक संचार, दूरसंचार मतलब दूरदर्शन और समाचार पत्र। ये आपको क्या के हैं, जनसंचार के 5 संचार के साधन हैं आपके। मोबाइल, रेडियो की शुरुआत कब हुई थी जान रहे हैं आप, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण हुआ था 1920 में। डाक संचार शुरुआत 1766। दूरदर्शन पहला प्रसारण हुआ था 15 सितंबर 1959। समाचार पत्र तो इस प्रकार से है। यातायात और संचार के साधन कृषि और औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक हैं। तो यातायात का क्या उपयोग है बोल रहा है कृषि के क्षेत्र में। तो उत्पादित माल को शीघ्र बाजार तक पहुंचाने में, उपभोक्ता तक पहुंचाने में और उद्योगों के पदार्थ को मांगना भेजने के लिए भी और उद्योग निमित्त। तो ये आप
आसानी से बना लेंगे। इसको पॉइंट को आप इस तरह से डील किया, उसको आप एक एक लाइन में आप मतलब ऊपर से नीचे क्यों लिखिएगा, आप इस तरह से मिक्स मत करिएगा। जिसका पैराग्राफ खत्म होता है जिसको आप यहाँ से लिखिए, ये खत्म होता है तो यहाँ पर लिखिए। तो इस तरह छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। तो नहर की सिंचाई के साधन है, नलकूप की सिंचाई के साधन है, कुआं से सिंचाई, तालाब से सिंचाई, नदियों पर छोटे बांध माकर सिंचाई। तो ये पॉइंट है। किससे होता है सिंचाई? किससे होता है? तो नहर से होता है भाई, नलकूप से होता है, बोर से होता है, कुआं से भी होता है, तालाब से होता है और नदियों से भी होता है, छोटे बांध है उसके। इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पॉइंट याद रखना है हल्का और अंदर डील कर देना है। छत्तीसगढ़ किसी की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या है आपको मानसून की भारतीय मानसून के बारे में जो समस्या मतलब विशेषता लिखना, उसी को आप यहाँ डालिए। अनिश्चित और अनियमित वर्षा होती है ना, ये वर्षा के प्रकार मतलब लिख सकते समस्या। अंतराल में वर्षा होती है। कृषि के पारंपरिक तरीकों का प्रयोग है ना, अभी भी हल जोते जा रहे हैं, ट्रैक्टर जेसीबी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये भी है। मानव श्रम पर आधारित है ये। और फसल चक्र कमी उत्पादन है, भूमि में उर्वरता शक्ति का कमी है, जनसंख्या का अधिक दबाव है, जीवन निर्वाह कृषि है, आदमी अपने खाने के लिए बोता है। तो ये आपको मानचित्र देख सकते हैं, मानचित्र कहाँ कहाँ पर है। आपको ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, डाउन फसल हो गया, विश्व अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, मानचेस्टर मिलेगा, नील लेडी आप जान रहे हैं। ये सब मानचित्र हम लोग ए सेट पे पढ़े हुए थे, आप उसको एक बार फिर से सिंहावलोकन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का शिमला, मैनपाट, थर्मल पावर, कोरबा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, लौह इस्पात उद्योग, भिलाई, छत्तीसगढ़ जीवन रेखा धमतरी का सिहावा से निकला है। छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उड़ीसा, नर्मदा नदी, राजस्थान, थार मरुस्थल, मतलब नर्मदा नदी जो आप देख रहे हैं हमारे कंटेक्ट से निकल रही है, थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत के उत्तर पूर्व में चाय उत्पादक क्षेत्र असम है। शीतकालीन वर्षा जो है, शीतकालीन वर्षा जो है तमिलनाडु। तो इस तरह से हम मानचित्र को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो सेट सी के साथ अगला नेक्स्ट वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा।